नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम आज शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। ये हम जिस किताब से पढ़ेंगे वो है आपकी ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज वाली किताब, ल्यूसेंट जीके। आप लोग जहाँ अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ल्यूसेंट की जो बुक है उसका क्या महत्व है, ठीक है। और हिस्ट्री का भी, जहाँ पर भी जीएस पूछी जाती है वहाँ पर हिस्ट्री आपका एक मेजर सब्जेक्ट रहता है। हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। ये भरत वो राम जी वाले भरत नहीं है, ठीक है। जो राम जी के भाई थे वो भरत नहीं है। ये जो आपने महाभारत में देखा होगा, जो पांडवों की जो मतलब एंसेस्टर्स थे, उनके जो पूर्वज थे, ये वो वाले भरत हैं, ठीक है। भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। देखिए पहले क्या था, क्लाइमेट दूसरी तरह का था, जलवायु दूसरी तरह की। तो पहले ऐसा माना जाता है कि भारत में जो जामुन है उसके पेड़ हर जगह पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे, ठीक है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। देखिए जो आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला है ना, ये जो विंध्याचल पर्वत वाली वो जो पूरी श्रेणी है आपकी, वो क्या करती है, वो भारत को दो हिस्सों में बांटती है। उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी भारत है और उसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो दक्षिणी भारत है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। नोट दिया है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशायड, निग्रोयड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। जिसमें से हम आधुनिक भारत पूरा पढ़ चुके हैं 3 वीडियोज़ में। आज हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे, इसके बाद हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। सबसे पहले इतिहास को फिर 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास। चलिए इसमें पहला टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। देखिए इतिहास क्या चीज़ होती है, जो चीज़ बीत चुकी है, जो चीज़ बीत चुकी है उसके बारे में जानने के लिए हमें कुछ स्रोतों की ज़रूरत होती है ना। या तो वो कोई हमें बताए, या हमने कहीं पर वो पढ़ा हो, कहीं देखा हो, कुछ उसके साक्ष्य हो। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं हमें उनके बारे में यहाँ देखना है। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्रमुख 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। और 4 स्रोत कौन से? धर्म ग्रंथ, ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। आगे देखिए, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ये याद रखिएगा, जो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये याद रखिएगा। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। सबसे पहले देखिए ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ये पूछा जाता है बहुत बार कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ। सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है? सबसे ज़्यादा मंडल पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है, जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं होत।
कई बार आपसे क्वेश्चन ये अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। बहुत बार पूछा जाता है कि जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो याद रखिएगा तीसरे मंडल में, और लिखा किसने था? विश्वामित्र ने। समर्पित किसको है? सावित्री को। ठीक है, फिर और इसके 9वें मंडल में क्या है? इसका जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। किसका? ऋग्वेद का। आगे देखिए, इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा है, इंपॉर्टेंट लाइन है, सब पूछ लिया था कि कौन सा मंडल सबसे बड़ा है। इसमें नदी स्तुति सूक्त यानी कि नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त यानी कि वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, और सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। आगे, चतुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ठीक है, जहाँ से आपको जो 4 मतलब समाज वो जातियों की वो मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सबसे पहले कहाँ मिलता है? ये जो कल्पना है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है उसमें आधारित है। ठीक है, वहाँ से ये स्टार्ट मानी जाती है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि जो आदि पुरुष हैं ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का जन्म, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म, ब्रह्मा की जो जंघाएं हैं उनसे वैश्यों का जन्म, और ब्रह्मा के चरणों से शूद्रों का जन्म माना जाता है। किसके अनुसार? ऋग्वेद के अनुसार। आगे देखिए, नोट है, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य, जिसका वध नहीं किया जाता है, शब्द का संबंध गाय से है। आपसे पूछ लिया जाता है कि अघन्या शब्द किसको प्रस्तुत करता है, तो ये गाय के लिए कहा जाता है अधन्य। ठीक है, ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। देखिए, ईसा पूर्व और ईस्वी, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है, वो दिया हुआ है। देखिए, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म दिवस पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व के वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए ये एक टाइमलाइन है, ठीक है, ये एक टाइमलाइन बना लीजिए, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो इसके बाद का जो समय है उसको क्या कहेंगे? उसको AD कहते हैं, एनो डोमिनी, और उसके पहले के समय को बिफोर, यानी कि जीसस के जन्म से पहले का जो समय है उसको कहते हैं BC, और उसका जो बाद का समय उसको कहते हैं AD। देखिए, यहाँ की गणना कैसे की जाए? जैसे मान लीजिए कि इस यहाँ पर कोई समय है और ये है जीसस का समय जहाँ पर वो पैदा हुए थे, ठीक है, तो अगर यहाँ के समय की गणना की तो हम इसको ऐसे मानते हैं कि इनके जन्म से कितने पूर्व इनका जन्म हुआ था, ठीक है, या इनके जन्म से कितने पूर्व ये घटना घटित हुई, तो हम इसको उल्टी गिनती करते हैं इसकी, और इसकी गिनती वैसे ही करते हैं आगे की जैसे नॉर्मल होती है। देखिए, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द AD में लिखा जाता है। AD यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सारोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। ठीक है,
आगे देखिए, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। अब देखिए वामन अवतार क्या है। देखिए, वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे पूछ लेते हैं कि वामन भगवान को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो उपेंद्र के नाम से। आगे देखिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट दिया हुआ है आगे। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ से आपका ऋग्वेद कंप्लीट हुआ। अब हम किसके बारे में देखेंगे, यजुर्वेद के बारे में। देखिए, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसमें पाठकर्ता को अर्धव्यु कहते हैं। देखिए, ऋग्वेद में जो पाठकर्ता थे उनको क्या कहते थे, होत कहते थे। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं अर्धव्यु। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में मुख्यतः क्या है, यजुर्वेद में जो यज्ञ करने के जो नियम है, उनकी विधि विधान है, उनको वर्णित किया गया है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों भाषाओं में है। यजुर्वेद के बारे में जो 2-3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें एक ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछ जाता है, वो कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों ही भाषाओं में, यानी कि जो कविता के रूप में भी है और कहानी टाइप के रूप में भी है। ठीक है, इसका गद्य और पद्य का लगभग यही मतलब समझिएगा। आगे देखिए, आगे आपका सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। ठीक है, जो साम का है शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, गान होता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। ऋग्वेद में क्या कहते थे, ऋग्वेद में कहते थे होत। यजुर्वेद में कहते थे क्या, यजुर्वेद में कहते थे आपका अर्धव्यु, और सामवेद में क्या कहते हैं, उद्रात कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछ रहे थे किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, या कौन सा वेद संगीत से संबंधित है, तो वो है आपका सामवेद। आगे आपका नोट, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट लास्ट आपका वेद है चौथा, अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। देखिए, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसे मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, जैसे जो मानव जीवन के जो अलग अलग पक्ष होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, जैसे गृह निर्माण, घर बनाना, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन यानी कि खोज व्यापारिक मार्गों की, रोग निवारण यानी कि रोगों से निजात पाने के जो तरीके हैं, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी विवरण मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन सा वेद आपका जादू टोने से संबंधित है, तो वो है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। याद रखिएगा कि जो शाकल शाखा है, ये ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र अभी तक जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्लवेद तथा कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेते हैं कि यजुर्वेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो एक है आपकी शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, और एक है आपकी कृष्ण यजुर्वेद।
मध्यंदिन और कारण शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कौन कौन सी हैं? काठक, काठिष्ठल, कड़िष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। ठीक है। कौमुद, देखिए फिर क्या है आगे, कौमुद, राणायनीय और एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैप्पलाद हैं। ठीक है। नोट है आपका, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। जो सबसे पहला वेद माना जाता है वो ऋग्वेद माना जाता है, जो सबसे आखिरी वेद है वो अथर्ववेद है। ठीक है। आगे देखिए, अब है आपके यहाँ पर फिर क्या दिए हुए हैं, फिर आपके हैं ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। देखिए, संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। संहिता यानी कि वेदों के बाद में, ठीक है, वेदों के बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का स्थान आता है। इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। देखिए, एक तरफ वेद दिए हुए हैं, एक तरफ उनके ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, ये मैचिंग करने में आ जाते हैं। ठीक है, एक तरफ आपके वेद दे दिए जाएंगे, एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ दे दिए जाएंगे और आपको उसकी सही मैचिंग करनी होती है। तो देखिए, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? वो है ऐतरेय और कौशितकी। ठीक है। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? तैत्तिरीय एवं शतपथ। सामवेद का जो ब्राह्मण है वो है पंचविश और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपका गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। ये ठीक है, ये आपकी जो सारणी है इसमें ये दिए गए हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। आगे देखिए, शतपथ में गांधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है। आगे देखिए, आगे वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। जो आपका वैदिक साहित्य माना जाता है, तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो प्रमुख स्थान प्राप्त है वो किसको प्राप्त है? शतपथ ब्राह्मण को। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। फिर आगे है उपनिषदों की संख्या 108 है। आप सभी को पता होगा कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। उसके बाद देखिए, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। फिर है आपका जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेते हैं कि किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, तो ये है आपका जबालोपनिषद में। फिर है आपका स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फिर आगे हैं आपके वेदांग एवं सूत्र। देखिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। आपसे पूछ लेते हैं कि 6 वेदांग कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये 6 आपके जो वेदांग हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। देखिए, शिक्षा शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प यानी कि कर्मकांडी विधि, निरुक्त यानी कि शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये क्या है? आपके 6 वेदांग हैं। फिर है आपके वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया था। श्रौत, ग्रह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, महत्वपूर्ण सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आप स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। जो आपका सूत्र है इनमें सबसे प्राचीन कौन सा माना गया है? गौतम धर्मसूत्र। आगे देखिए पुराणों के बारे में।
भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो जो आपके पुराण है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। इनकी संख्या 18 है। पुराण कितने हैं? पुराण है आपके 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इनमें से केवल 5 यानी कि मृत्युस्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण और भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पुराण और उनसे संबंधित आपके वंश दिए गए हैं। विष्णु पुराण में कौन सा वंश है? मौर्य वंश। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का उल्लेख है और वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। देखिए पुराणों में जो आपका मत्स्य पुराण है ये सबसे ज्यादा प्राचीन और प्रामाणिक है। ठीक है, आगे है देखिए अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आपका पुराण हो गया। अब देखिए आगे क्या है? आगे है आपका बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? ये सब हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जहाँ से आपके प्राचीन आपके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब हम देखेंगे कि बौद्ध, जैन और जो अन्य साहित्य उनसे जो जानकारियाँ मिलती हैं इतिहास के बारे में। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। आगे देखिए, आगे है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो वो है चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और चाणक्य भी कहा जाता है। यह 15 अधिकरणों 180 प्रकरणों में विभाजित है। क्या? आपकी चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है, इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और जो इसके अनुवादक हैं यानी कि जिन्होंने इसका अनुवाद किया था अन्य भाषा में, वो है आपके श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया है। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, जो राजतरंगिणी है ये किसकी पुस्तक है? कल्हड़ की। और राजतरंगिणी का मतलब क्या है? राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग, ठीक है, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। किसमें? राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी किसकी रचना है? कल्हड़ की। आगे देखिए, आगे है अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा। और चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि। 1000 बार पूछा जाता है क्या कि अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि। आपको मैचिंग में आ जाता है। ठीक है, ये सब आपकी एक तरफ राजतरंगिणी दे दी जाएगी, ठीक है, इंडिका दे दी जाएगी और ये अष्टाध्यायी दे दी जाएगी, और एक तरफ क्या दे दिए जाएंगे? इनके लेखक से पाणिनि दे दिए जाएंगे, मेगस्थनीज दे दिए जाएंगे। ठीक है, और ये सब आपके ऐसे ही उसमें आपके मैच में आया। तो याद रखिएगा कि आपकी किसकी पुस्तक है और किसने लिखी है। देखिए अष्टाध्यायी, इससे मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट है आपका, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। लिपि शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? सबसे पहले लिपि शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था पाणिनि की अष्टाध्यायी में। आगे देखिए, आगे है कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य से शुंगों का इतिहास का पता चलता है।
फिर देखिए विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ठीक है, अब तक हमने साहित्य से देखा था, अब किससे देखेंगे? अब जो विदेशी यात्री भारत आए थे अलग अलग समय पे, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं भारत के बारे में, उन्होंने जो चीज़ें लिखी भारत के बारे में, उससे हमें इतिहास की क्या जानकारी मिलती है। देखिए विदेशी यात्रियों में सबसे पहले किसको देखते हैं? यूनानी रोमन लेखक। इसमें पहला कौन सा है आपका? टेसियस। यह ईरान का राज्यवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय, यानी कि इसने ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिन पर विश्वास करना क्या है? मुश्किल हो जाता है। तो लगता है कि ये इसने क्या लिख दिया है? अपनी कल्पना पर आधारित लिख दिया है। फिर आपका हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा चुका है एक आध बार कि इतिहास का पिता यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? कहते हैं हेरोडोटस को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका, और इसको क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। आगे देखिए, आगे सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्रिटस तथा आस्ट्रियोबुलस, ठीक है, अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। फिर आपकी मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। याद रखिएगा कि इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। आगे देखिए डाइमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। आगे देखिए, आगे है डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था, अशोक के राजदरबार में आया था। फिर आगे देखिए, फिर आगे टालमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। पूछ लिया जाता है, इसकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा कि भारत का भूगोल किसने लिखी थी? 2री शताब्दी में ये लिखी थी टालमी ने। फिर आपकी प्लीनी है, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? प्लीनी की। फिर आपकी पेरिबल्स ऑफ द एरेथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। देखिए ये जो आपकी पुस्तक है इसमें इससे भारत के बारे में जानकारी तो काफ़ी सारी मिलती है, लेकिन इसका जो लेखक है उसका नाम अज्ञात है। ठीक है, फिर आगे देखिए, ये आपने अब आए आपके चीनी लेखक। चीनी लेखक आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके काफ़ी क्वेश्चन हिस्ट्री में बनते हैं। पहला है फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि फाहियान किसके दरबार में आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बनाया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। नेक्स्ट है आपका संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। फिर है आपका हेनसांग, हेनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत ये आया था। ऐसे याद रखिएगा, हा से हर्षवर्धन, हा से हेनसांग। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्षीय यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी पूछ लिया जाता है कि जो उसका जो यात्रा वृत्तांत है हेनसांग का वो किस नाम से है? सीयूकी। या आपसे पूछा जाता है कि सीयूकी किसका यात्रा वृत्तांत है? तो याद रखिएगा हेनसांग का है, के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था।
नोट है आपका, हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। आगे देखिए, आगे है आपका इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया है। फिर देखिए, फिर है आपके अरबी लेखक। अभी आपने चीनी लेखक पढ़े, अब देखिए अरबी लेखक। अलबरूनी, यह महमूद गजनवी के समय भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज़्म तथा या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। ठीक है। फिर है अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। इंपॉर्टेंट है, किताब के नाम याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। किसकी? ये सब किसका है? ये सब है अलबरूनी के। ठीक है। आगे देखिए, आगे है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत है रहला। मतलब बहुत बार पूछा गया कि रहला किसका यात्रा वृतांत है, तो यह है इब्न बतूता का। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। किसको? इब्न बतूता को। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे देखिए, आगे हैं आपके अन्य लेखक, देख लेते हैं जो बचे हुए हैं। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आपका मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। आगे देखिए, आगे है आपका, यहाँ से आपके जो यात्री हैं वो समाप्त होते हैं। फिर देखिए, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। किसके बारे में? इतिहास के बारे में। देखिए, भारतीय पुरातत्व का पितामह यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस, वॉल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टी प्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज को यानी कि एशिया माइनर से वैदिक मित्र देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी कि अश्विनी कुमार से के नाम से मिलते हैं। फिर है मध्य भारत में भागवत धर्म यानी कि वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेस नगर यानी कि विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये दोनों ही पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। फिर है आपका सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख। ये किसका अभिलेख है? भानुगुप्त का अभिलेख है। कौन सा? एरड़ अभिलेख से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ये सब आपके वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो ये सब याद रखिएगा। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी कि गड्ढा घर यानी कि गड्ढा बनाया गया था जमीन में और उसमें घर बनाया गया था का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। आपसे पूछा जाता है कि गर्तावास के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलते हैं, तो बुर्ज होम से मिलते हैं। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि बुर्ज होम कहाँ स्थित है, तो ये कश्मीर में स्थित है।
प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कारशार्पण कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सबसे पहले जो सिक्कों पर जो मतलब लिखने का या उन पर किसी कोई वो चीज़ें अपनी पहचान बनाने का जो कार्य है वो किसने स्टार्ट किया था, वो किया था यवन शासकों ने। महत्वपूर्ण अभिलेख देख लीजिए। एक तरफ आपके अभिलेख दिए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित शासक दिए हैं। बहुत बार पूछा था, अभिलेख आपके बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ये इनको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, जो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है, तिथि रहित अभिलेख, यानी कि इसमें कोई भी डेट आपकी तिथि नहीं लिखी है। हाथी गुम्फा है आपका कलिंग के राजा खारवेल का अभिलेख है। जूनागढ़ या गिरनार जो अभिलेख है ये आपका रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख आपका गौतमी बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख आपका मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख आपका प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ जो आपका अभिलेख है ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। और देवपाड़ा अभिलेख आपका बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। आगे देखिए, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। जो अभिलेखों का अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इपिग्राफी। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। किसका, समुद्रगुप्त का। अरिकामेडु यानी कि अरिकामेडु कहाँ है, पुदुचेरी के निकट है, से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए नोट आपका दिया हुआ है। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा यानी कि सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया कंबोज तथा जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। ठीक है, फिर आपका उत्तर भारत में के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत में मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः ये बेसर शैली कहलाई। देखिए, जो भारत है, भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो मंदिर बनाने की जो शैली है उसको नागर शैली कहते हैं, और जो दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाने की शैली उसको द्रविड़ शैली कहते हैं। और इन दोनों के मतलब मिश्रण से, यानी कि वो शैली जिसमें थोड़े लक्षण नागर शैली के हैं, थोड़े लक्षण बेसर शैली, थोड़े लक्षण द्रविड़ शैली के हैं, उसको बेसर शैली कहते हैं। ठीक है, बेसर शैली क्या है, ये लगभग आप नागर शैली और द्रविड़ शैली का इसको मिक्सचर कह सकते हैं। फिर है पंचायतन। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरा रहता है। पंचायतन देखकर मतलब समझिए 5 मंदिर, एक मंदिर बीच में और 4 मंदिर उसके किनारे किनारे। ठीक है, पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर और दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। देखिए, ये जो सारे ही आपके मंदिर है ना, इनके स्थान याद रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं आपसे मैचिंग में। आगे देख लीजिए, यहाँ से आपके जो इतिहास के स्रोत है, ठीक है, वो आपके कंप्लीट होते हैं। आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्रागैतिहासिक काल। देख लीजिए, इतिहास का विभाजन प्रागइतिहास या प्राग इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री, आदि हिस्ट्री यानी कि प्रोटो हिस्ट्री व इतिहास हिस्ट्री 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। यानी कि इतिहास का वो समय जिसके बारे में हमको कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। यानी कि आदि ऐतिहासिक काल वो काल है जिससे संबंधित लेख या लिपियां हमको मिलती तो है, लेकिन हम आज तक उसको पढ़ नहीं पाए, उनको डिकोड नहीं कर पाए कि वो लिखा क्या है। ठीक है, फिर आता है आपका मानव इतिहास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। यानी कि इतिहास आपका वो समय है जिसके साक्ष्य आपको, जिसके लिखित साक्ष्य मिले हैं और उनको पढ़ा भी जा चुका है, उनको डिकोड भी किया जा चुका, उनको समझा जा चुका है कि ये लिखा क्या है। एक तरफ देखिए आपकी संस्कृति है, एक तरफ उसके बर्तन लिखे हुए हैं। मालवा काला या लाल बर्तन होते थे, बुर्जहोम में धूसर, जोखे में लाल, और फिर आपका
दक्षिण नवपाषाण में चमकीला धूसर और पूर्वी नवपाषाण में भूरा लाल, ये बर्तन होते थे, बर्तन के रंग। फिर देखिए आपके ज्ञानी मानव यानी कि होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार पूर्व वर्ष 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। फिर आगे देखिए, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में पहिए का आविष्कार जो है आपका नव पाषाण काल में हुआ था। दोनों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके। आपसे पूछा जाता है कि आग का आविष्कार कब हुआ था, तो ये हुआ था पूरा पाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में, यानी कि पहले आग का आविष्कार हुआ था, उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ था। फिर आपका मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया। यानी कि नव पाषाण काल से पहले क्या था कि मानव इधर उधर घूमता रहता था, कि थोड़े दिन यहाँ रह लिया, थोड़े दिन वहाँ रह लिया, थोड़े दिन वहाँ रह लिया, ठीक है, वो घूमता रहता था। लेकिन जो आपका स्थायी निवास यानी कि उसने एक जगह जो टिक कर रहना शुरू किया, वो कब से शुरू किया, वो शुरू किया नव पाषाण काल से। ठीक है, और किस जानवर को उसने सबसे पहले अपना पालतू बनाया था, वो बनाया था कुत्ते को। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी, प्राप्ति स्थल अतिरपक्कम, ठीक है ये। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था, तांबा का, और सबसे पहले उसने क्या औजार बनाया था, कुल्हाड़ी बनाया था। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पाद स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं, ठीक है, कृषि के लिए जो सबसे पहली फसल अपनाई गई थी वो क्या थी, गेहूं एवं जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। देखिए, जो फसल सबसे पहले क्या की गई, अपनाई गई, वो गेहूं और चावल थी, लेकिन जो सबसे पहले उसने अनाज प्रयुक्त किया वो क्या था, चावल था। किसने, मनुष्य ने। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पूछ जाता है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं कोल्डिहवा से। आगे, भारत में प्रयुक्त प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि पत्थर के बने हैं। रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। फिर देखिए, भारत में पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण यानी कि माइक्रोलिथ्स खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नव पाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। पूछ जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। फिर है असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है। ईनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। आगे देखिए, आगे है भीमबेटका यानी कि भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में स्थित है। आपसे पूछा जाता है कि जो भीमबेटका है ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाडकर
द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में भारत राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था। ये आपकी इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को, ये जो भीमबेटका है आपका, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में नामबद्ध है। ठीक है, कब किया गया था? 2003 में किया गया था। आगे देखिए, आगे भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। फिर आपका नोट, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। क्वेश्चन बनता है कि भारत की वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था रिजले ने। ठीक है, इतना याद रखिएगा। जो आपका आगे नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु सभ्यता, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपका देखेंगे। ये जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, ये भी आपकी 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।